नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या होते थे। इसको हम पहले टॉपिक में मतलब इससे लास्ट वाले में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा वेक्टर अगर है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस वेक्टर की कौन कौन से साइट होने चाहिए, ओआरआई साइट क्या होगा। ऐसी तमाम चीजें आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में भी जानेंगे क्या होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहले बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, देखिए क्लोनिंग वेक्टर में हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था, आपको याद होगा कि वास्तव में वेक्टर होते क्या हैं। क्लोन मतलब क्या हुआ, टू मेक द कॉपी, अपनी कॉपी तैयार करना, क्लोनिंग कहलाता था किसी होस्ट में जाकर के। अब यहां पर आपने एक चीज और देखा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर को मैंने बताया कि वेक्टर एक प्रकार से एज अ व्हीकल्स होता है विच कैन डिलीवर, जो डिलीवर करता है किस चीज को, टारगेट जीन को, या जो फॉरेन डीएनए है उसको, या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको, सब एक ही नाम होता है इसका। यानी जिस जीन की हमें आवश्यकता है, वट एवर जीन वी वॉन्ट, उसकी हम क्या करते हैं, एक स्थान से यानी कि हम एक व्हीकल्स पर बैठाते हैं और बैठा करके किसी होस्ट में ले जाके छोड़ देते हैं, इसलिए ताकि वो अपनी कॉपी बनाए। यानी एक अच्छा वेक्टर अगर है तो जाहिर सी बात है कि वह एक होस्ट में ले जाएगा, यानी वहां पर उसको मेंटेनेंस भी करेगा और उसको नेक्स्ट प्रोजनी में पहुंचाने का भी काम वेक्टर करेगा। और स्पेशली हम बात करते हैं वेक्टर का यहाँ पे, तो हमारे लिए प्लाज्मिड होता है और बैक्टीरियोफेज होता है। प्लाज्मिड क्यों, प्लाज्मिड मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर होता है, प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया होता है। यानी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अलावा जो एक सर्कुलर पार्ट होता है डीएनए क्रोमोसोम, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, जो यूज करते हैं एज अ वेक्टर के रूप में। होता क्या है, वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज उसके पास ओआरआई साइट होता है। ओआरआई साइट होने का अर्थ ये हो गया कि वह अपने किसी उसको बाहर डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ती रेप्लिकेशन करने के लिए, उसके पास ओआरआई साइट होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप कर सकता है। क्लियर है। बैक्टीरियोफेज लेते हैं, बैक्टीरियोफेज इसलिए लिया गया क्योंकि वह अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, मेन जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या करता है, टैग करने में कैपेबल होता है, इसलिए हम लोग बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं एज अ वेक्टर। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। तो वेक्टर एक्ट एज ए व्हीकल्स which carry a gene of interest and sent to host cell। होस्ट सेल में क्या करते हैं, इसको हम ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, फिर हम आगे देख लेंगे। यानी कि ये डिलीवर करने का काम करता है, यानी कि व्हीकल्स विच कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिलीवर टू, लिख लेंगे यहाँ डिलीवर कर लीजिए, एंड डिलीवर टू होस्ट सेल के पास, यहाँ पे ले जाने का काम करते हैं। आगे इसमें देखेंगे हम लोग प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज यूज्ड एज वेक्टर, इनको हम लोग यूज करते हैं एज द वेक्टर के रूप में। प्लाज्मिड का यूज क्यों करते हैं, प्लाज्मिड हैव ओआरआई साइट, इसके पास ओआरआई साइट होता है, यानी इसको दैट इज नो नीड एक्स्ट्रा डीएनए फॉर द रेप्लिकेशन। चौथा लिख देंगे बैक्टीरियोफेज का यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेज इज also used as vector because
it capable to genetic material to the main capable to genetic material to the main capable to the main genetic material ऑफ टैग। यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं कि अपने जो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है वो तो ठीक है भाई, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस ही है, तो वायरस का जो अपना जेनेटिक मटेरियल ठीक है वो तो है, लेकिन जो उसका मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ ये क्या करता है, टैग कर लेता है, जोड़ने में कैपेबल होता है, इसलिए वी कैन यूज द बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर के रूप में। क्लियर है यहां तक? अगली बात हम देखेंगे यहां पर बेटा, चौथी बात 25 देख लेंगे। ORI site always found in which place where replication fork make easily। अब आप जानते हैं कि ए और टी जो होता है यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। जैसे सपोज मान लेता हूं मैं कि यहां पर हमने ये भेज दिया, यहां पे क्या, ये डीएनए है और डीएनए पर ये सब लगे रहते हैं, यहां पर न्यूक्लियोटाइड, ये आगे गया और यहां पर इसे ये एक बबल्स बना दिया, ये यहां पर, यानी हम क्या करें, इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। अर्थात रेप्लिकेशन फॉर्क जहां पर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, अर्थात डीएनए जो होता है बाइफर्केट हो जाएगा टू फॉर्म द बबल के रूप में जब आ जाता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये कहां पर टूट सकता है, ये टूटने के चांसेस वहीं पे होंगे जहां पर एडेनिन थाइमिन जैसे न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, इसमें पाए जाएंगे, इसलिए टूटने के चांसेस होते हैं। बिकॉज यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। आप साइटोसिन पर ले लीजिए और वहां पे आप अलग अलग और मतलब लेंगे जो बेसिस आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यानी उसको तोड़ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और यह डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना काफी आसान है। इसीलिए रेप्लिकेशन फॉर्क जहां पर बन रहा है हम बता सकते हैं कि वहां पर हम इसको रेप्लिकेशन फॉर्क के रूप में देखेंगे। अगले पॉइंट में देख लेंगे, छठे पॉइंट में प्लाज्मिड, अगले पॉइंट से देखेंगे यहां से, प्लाज्मिड हैव one or two copy but some have 15 to 100 copies per cell। अर्थात जो प्लाज्मिड है इसके पास इतनी क्षमता एक या दो कॉपी बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेशल टाइप के हमारे पास जहां पर प्लाज्मिड मिलेंगे जिसके अंदर क्षमता है 15 से 100 कॉपीज पर सेल बनाने की क्षमता, वो कैपेबल होता है। ये चीज प्लाज्मिड की क्वालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इसमें बेटा, 7वें पॉइंट में, इफ वी लिंक एनी पीस ऑफ DNA to the प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज, फिर लिख लेंगे यहां पे बैक्टीरियोफेज DNA it can multiply like the number of both मतलब आप बता देंगे बोथ मतलब क्या, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। अर्थात इसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर आप किसी भी प्लाज्मिड में आप देखेंगे तो एक या दो कॉपी बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें 15 या 100 कॉपी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी, जैसा मान लेते हैं कि यहाँ पर डीएनए है, हम चाहते हैं कि इसमें कोई डीएनए, हम वो चाहते हैं जैसे इंसुलिन का
इंसुलिन का जीन है, बीटा सेल में होता है। अब हम चाहते हैं कि उससे क्या बनता था, उससे इंसुलिन बन रहा है, हम उस जीन को निकाल करके और ला करके यहाँ पे चिपकाना चाहते हैं। चिपका दिया हमने, हमने इसको क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया। तो वही काम बता रहा है कि अगर इफ वी लिंक एनी पीस ऑफ डीएनए टू द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज डीएनए, इट कैन मल्टीप्लाई लाइक द नंबर ऑफ द बोथ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। तो जितनी संख्या में प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपी तैयार करेगा, उतनी ही संख्या में हम देखेंगे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम चाहते हैं, वो भी अपनी कॉपी उतना ही बना सकता है। ये बात इसमें कर रहा है। इतना जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यानी इसमें हम एक लाइन और बता सकते थे कि वेक्टर सिलेक्ट द recombinant and non-recombinant ठीक है ना। ये यानी वेक्टर ही ये बताएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, यानी जुड़ चुका है एक बाहर का करके, कि कौन नहीं जुड़ा है। ये चीज वेक्टर डिसाइड करता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि वेक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी लिख सकते हैं क्वालिटी ऑफ वेक्टर। वेक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वेक्टर की क्वालिटी में नंबर एक आप बता सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ORI साइट। इसमें लिख भी लेंगे, फिर मैं बता देता हूं। वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate in होस्ट सेल। एक बार इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसमें बता देंगे दिस साइट आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए। अर्थात इसमें आप ये बता सकते हैं कि जो ORI साइट होता है, रेप्लिकेशन साइट होता है, किसी भी वेक्टर की क्वालिटी है, ये क्या करता है, ये काम ये करता है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है वहां पे क्या करता है, एंड पीस ऑफ डीएनए वेर लिंक, यानी कि जहां पर हमने डीएनए का पीस लाकर लिंक कर दिया, जोड़ दिया, दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू द रेप्लिकेटेड इन द होस्ट सेल, यानी दिस साइट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग। ये जो ORI साइट है, ये उस चीज की कॉपी जो बन रही है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंट्रोल करे और कंट्रोल कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए। अब पता लगे कि इस डीएनए के कॉपी हमको 5 चाहिए, हमारे पास ORI साइट है ही नहीं वेक्टर में, तो पता लगे 5000 कॉपी तैयार हो गई, जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। वी वांट ओनली 5 कॉपीज ऑफ दैट टारगेट जीन। ये कैसे कौन मैनेज करेगा, ORI साइट करेगा। तो वही चीजें बताया कि इसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। दूसरा इसमें देखिए क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट देखेंगे भाई, क्लोनिंग साइट लिख लेंगे यहां पे, एवरी वेक्टर शुड ए सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर commonly used restriction site restriction enzyme कर लीजिए, साइड मत करिए, फॉर restriction enzyme
एंजाइम ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहां पर, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, प्लाज्मिड हैव, प्लाज्मिड हैव पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक साइट। और यहां पर आप चाहिए तो पैलिंड्रोमिक साइट में आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं यहां पर कि लगभग 4 से, यहां लिख लीजिए 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का ये होता है। वो आगे आएगा तो हम बता देंगे। अगले पॉइंट में देख लेंगे यहां पर, इफ प्रेजेंस ऑफ, इफ प्रेजेंस ऑफ, इफ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट within the vector will generate many fragments which क्या करता है, which will be very complicated the gene cloning। यानी इस कॉपी में इसको करने के लिए क्या करेगा, कंप्लीट नहीं मानेगा। देखिए एक लाइन और बता देंगे यहां पे, क्लोनिंग साइट within selectable मार्कर। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि क्लोनिंग साइट मतलब होता है कि एवरी वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं उसके पास एक ही सिंगल क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट हो गया तो पता क्या लगेगा, लिखा है कि अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, साइट फॉर द एंड यूज फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पैलिंड्रोमिक आप जानते हैं कि यह एक प्रकार से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक प्रकार से प्लाज्मिड के पास जो पैलिंड्रोमिक साइट होता है इसमें 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर मैंने लिखा है इफ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज करने वाले साइट अगर उसके पास मौजूद हैं, इसमें विद इन द वेक्टर के पास अगर एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट मौजूद है तो क्या होगा, विल जनरेट मेनी फ्रेगमेंट्स, तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बांट देगा, इतना फ्रेगमेंट कर देगा कि विल बी द वेरी कॉम्प्लिकेटेड द जीन क्लोनिंग, जीन का क्लोन बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक है, एक क्लोन बना के रख दीजिए, पता लगेगा कि उसके पास एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट है, एक से ज्यादा उसके पास यहां पर क्लोनिंग साइट हो गया है, तो क्या होगा, कितने कितने को क्लोन करेगा, वो हजारों कॉपी छोटे छोटे क्लोन पड़े हुए हैं, तो वो क्लोनिंग करने में दिक्कत आएगा, इसीलिए इतना फ्रेगमेंट्स हो जाएगा तक, तो फिर उसमें दिक्कत आने लगेगी। इसीलिए सिंगल अगर है तो उसके पास साइट दैट इज अ वेल, वो ज्यादा से ज्यादा उसे क्लोन करके तैयार कर देगा, वो चीज में लिखाया गया है। एक चीज मैंने लिखाया है, क्लोनिंग साइट ऑलवेज फाउंड भी होना चाहिए विद इन द सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्लोनिंग साइट है तो ज्यादा बेहतर। जल्दी से कॉपी करिए फिर अगला बताते हैं। थर्ड देखेंगे बेटा इसमें, सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर इसमें देखेंगे सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है। ठीक है, वेक्टर इतना माइन्यूट है, ठीक ना, जो कि किसमें है, एक प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरिया के अंदर है, जो कि अब वेक्टर के अंदर का डीएनए, उस डीएनए में आप देखेंगे कि जो आप जीन चाहते हैं कि इसकी कॉपी बन जाए, क्या आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो यानी कहा गया कि उस वेक्टर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो इस बात को चीख चीख कर बताए कि साहब मैं रिकॉम्बिनेंट हो चुका हूं, मैं ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका हूं। तो ये कौन बताएगा, तो यानी स्पेशली सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा स्पेशल जीन होता है जो जीन क्या करता है, इस बात को बाहर से रिप्रेजेंट कर देता है कि नहीं हमारे में बाहर का डीएनए जो था, यानी कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारे में अटैच हो चुका है। इस चीज को करने के लिए क्या होना चाहिए, तो इस जीन के अंदर एक स्पेशल टाइप का हो सकता है कि जीन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, चाहे वो एम्फलिसिन हो चाहे टेट्रासाइक्लिन होगा, वो तो अभी आएगा तो बता देंगे, या फिर लैक जेड होता है जो बीटा ग्लैक्टोसिडेस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, आपको पता होगा एंजाइम होता है,
तो उसका भी फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक क्रोमोजेनिक पार्ट होता है जो कलर से रिप्रेजेंट कर देता है, तुरंत तो कलर उस पर रिप्रेजेंट कर देगा जिससे पता चल जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। तो ये होता है। या रेस्ट्रक्शन या जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो उसको कल्चर मीडिया में उगाया जाता है, जिससे उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर जो मतलब उसको डिजीज करने वाले पार्ट्स होते हैं वो आते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि रिकॉम्बिनेंट है। तो यानी हम देखेंगे चाहे वो लैग जेड वाला हो जो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, चाहे यहाँ पर हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात करेंगे, एम्फलिसिन टेट्रासाइक्लिन की बात करेंगे, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर की बात है। इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ, फिर इसके आगे हम बाद में देखते हैं, देखेंगे। लिख देंगे यहाँ पर, इट हेल्प टू identifying and eliminating of किसका, यानी जो भी eliminating of नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली क्या करता है, परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कहीं ना कहीं इलिमिनेट करता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको चाहिए, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको क्या करता है, परमिट कर देता है कि आप इलिमिनेट कर दीजिए, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको ग्रोथ करने के लिए ये रख लेता है। दूसरे पॉइंट में हम देख लेंगे इसमें बेटा क्या कह रहा है, ये लिख देंगे, नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज, नाम दे देंगे, सच एज एम्फलिसिन, कामा टेट्रासाइक्लिन, ये हो जाएंगे ETC। फिर दे देंगे आर कंसीडर्ड, इनको कंसीडर्ड किया जाता है किसमें, कंसीडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। ये सब में इकोलाई में तो है, लेकिन सारी इकोलाई में नहीं, कुछ स्पेशल टाइप के इकोलाई होंगे जिसमें ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, यानी एम्फलिसिन और टेट्रासाइक्लिन, बट की नॉर्मल इकोलाई में इट विल नॉट फाउंड। ये ध्यान दीजिएगा इसको। आगे मैं एक लाइन और लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इस बात को, नॉर्मल इकोलाई हैव नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब कोई चीज रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं हुआ इसकी पहचान करने के लिए दो चीज होता है, देखो लिख देता हूं मैं, दोनों चीज का नाम यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे, यानी कि इसको करना है तो एक तो हो जाएगा वी कैन आइडेंटिफाई टू रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम, दो चीज से, इसको नाम दे देंगे दोनों का। पहला लिख देंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें ले लेंगे। दूसरा इसमें ले लेंगे बेटा हम लोग क्या, लैक जेड जीन, जो किसमें होता है, लैक ओपेरॉन। ये आगे आप मॉलिक्यूलर वाले में पढ़ेंगे, किसके लिए, फॉर द, डैश कर देंगे, बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम। ये क्या करता है, नीचे ले लेंगे, प्रोड्यूस कलर, सो कॉल्ड क्या नाम हो जाएगा, क्रोमोजेनिक
जेनिक सब्सटेंस, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि लैक जेड जीन अगर है तो भी हमारे लिए एज ए यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता, क्योंकि उसके पास क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, ये जैसा रिकॉम्बिनेंट होगा जैसे वहां पे कलर शो कर देगा, तो एक तो इसे पहचान हो जाएगी, या उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा है, अर्थात इसमें हम देख लेंगे कौन सा था, टेट्रासाइक्लिन और एम्फिलिसिन, तो भी पता चल जाएगा कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। तो इतनी बातें आप जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे मैं बात बताता हूँ।